हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज आपके लिए फिर मैं लेकर आया हूँ 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? आंसर आराम से पढ़िएगा और सही से आंसर लगाइएगा। थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन में है, घोड़ा बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था। दूसरा, गाय उनका पवित्र पशु था। तीसरा, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। और चौथा, संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। बात करते हैं घोड़े का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े को जानते ही नहीं थे। घोड़े को से परिचित वो जरूर थे, लेकिन घोड़े को पालतू उन्होंने नहीं बनाया था। घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से। और सुरकोटदा कहाँ था? तो सुरकोटदा वर्तमान गुजरात में स्थित है। बात करें गाय का, तो गाय से भी वो परिचित थे। गाय को वो पालतू बनाए थे, लेकिन गाय उनका पवित्र पशु नहीं था। तो पवित्र पशु कौन सा था? तो पवित्र पशु था कुबड़ वाला बैल। कौन? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुबड़ वाला साढ़ जिसे कहते हैं, या आप बैल कह सकते हो। ठीक है। अब बात करें पशुपतिनाथ का। तो पशुपति की मूर्ति की अगर बात कर ले तो ये शिव का रूप था। शिव नहीं बल्कि अध शिव के रूप थे। और इनके आसपास कुछ जानवर थे, 5 जानवर थे। उसके बारे में याद रखिएगा। एक हमारा होगा गैंडा, दूसरा होगा भैंस, गेंडा, भैंस, बाघ, इसके अलावा होगा हाथी और 2 हिरन। ये हिरन कितने थे? तो हिरन थे 2, बाकी सब एक एक था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से जानवर पशुपतिनाथ की मूर्ति के आसपास अवस्थित नहीं था? तो ऑप्शन में रहेगा सिंह। तो सिंह नहीं था, ये बातें याद रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो के किस स्थान से मिला था? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। संस्कृति आमतौर पर स्थिर नहीं थी, क्योंकि वो व्यापारी थे, व्यापार करते थे। अफगानिस्तान से, राजस्थान से, हर जगह से व्यापार करते थे। तो ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो ये वेद से क्वेश्चन है। आपको पता होगा वेद कितने हैं? वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेद में सबसे पुराना वेद का बात कर लिया जाए तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद के बारे में। ठीक है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जबकि चौथे मंडल में कृषि की जानकारी मिलती है। 9वें मंडल से सोम की जानकारी मिलती है, सोम देवता को समर्पित है। ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि बलि सूत्र किसमें शामिल था? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो बलि जो शामिल था, बिल्कुल सही, यजुर्वेद में शामिल था। ठीक है। कर्मकांड बलि जितने भी थे ये यजुर्वेद में थे। अगर सामवेद का बात करें तो सामवेद को 7 स्वर का जनक माना जाता है। सारेगामापा जानते हो? सारेगामापा ध्वनि, ये 7 सुर सामवेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अभी सारी बातें ऋग्वेद से किए। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में बात किया गया है, जादू टोना। और अथर्ववेद सबसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है। अथर्व ऋषि ने इनको लिखा था। तो ये सारी बातें छोटी छोटी याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो पहले यही पूछ लिया जाता है कि सिकंदर कहाँ के थे? तो सिकंदर ग्रीक के थे। अगर सिकंदर के बारे में बात की जाए, ऑप्शन में देखना, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, धनानंद, अम्भी। इजीली आंसर कर चुके होंगे। सिकंदर की बात की जाए तो सिकंदर 326 BC में भारत में प्रवेश किया था और सबसे पहले तक्षशिला पर हमला किया था। उस समय तक्षशिला के शासक राजा अम्भी हुआ करते थे और अम्भी सिकंदर से लड़े बिना घुटने टेक दिया था। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ा और सिकंदर राजा पोरस से युद्ध किए थे। राजा पोरस सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि युद्ध किया। और किस नदी के किया था? किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे युद्ध किया गया था, जिसमें पोरस हार जाता है, लेकिन फिर भी सिकंदर इसकी साहस को देखकर इसका राज्य वापस कर देता है और इसे अपना मित्र बना लेता है।
सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी और सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हो गई थी। और कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। एक क्वेश्चन और आता है कि सिकंदर कितने महीने तक भारत में रहा था? सिकंदर मात्र 19 महीने तक भारत में रहा था। सिकंदर का जल सेनापति नियाकर्स था और सिकंदर का स्थल सेनापति मेघस वो सेलुकस निकेटर था। और वही सेलुकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ा, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और मेघास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। और मरे थे कब? तो 483 बीसी में, यानी 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध मरे थे। महात्मा बुद्ध से ढेर सारे फैक्ट और ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में बोल रहा है कि सांड किस चीज़ का प्रतीक है? तो महात्मा बुद्ध का जो प्रतीक था ना, वो था, यहाँ पे क्या दिया है? जन्म, महापरिणाम, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। ये महाविनिष्क्रमण और यह महापरिनिर्वाण है। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो इसका आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि सांड जो था वो जब महात्मा बुद्ध अपनी माता के गर्भ में आए थे तब का प्रतीक था सांड। लेकिन कहीं कहीं पे जन्म को ले लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जन्म जो था उसका प्रतीक था कमल। महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण में किसका प्रतीक है? ये घोड़ा का प्रतीक है। अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ रात में निकल गए थे 29 वर्ष की अवस्था में, और 6 वर्ष भटकने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे। यहाँ ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति में क्या जाएगा? पीपल वृक्ष जाएगा। और अगर बात करें महापरिनिर्वाण का, तो इसका मतलब होता है 1 करवट सोना। 1 करवट सोना मतलब कि मृत्यु को प्राप्त कर लेना। तो ये छोटी छोटी प्रतीक चिन्ह को याद रखिएगा। जैन धर्म में भी ऐसा प्रतीक चिन्ह पूछता है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में, और छोटे क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। नेक्स्ट 5वां, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन में आपको अच्छे से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन से भी। क्वेश्चन से क्वेश्चन ये बन सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? तो जब आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे पढ़े होगे चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यही था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय वही शासक है जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था, यानी उसके दक्षिण के अभियान को रोक दिया था। अब इसमें कौन सा ऐसा अभिलेख है जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ये होगा हमारा कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख। अगर हम मस्की अभिलेख और नासिक अभिलेख का बात करें तो ये दोनों अशोक से संबंधित है। जबकि हाथी गुफा का अगर बात करें तो राजा खारवेल का नाम आप सुने होंगे, और राजा खारवेल कहाँ के थे? तो ये कलिंग के थे। और कलिंग किस क्षेत्र में है? तो कलिंग उड़ीसा के क्षेत्र में है। उड़ीसा का भी कौन सा क्षेत्र? तो उड़ीसा का हमारा भुवनेश्वर का क्षेत्र। आप उड़ीसा का भुवनेश्वर, अगर आप उड़ीसा में भुवनेश्वर जो जगह है वहाँ अगर जाइएगा तो वहाँ पे कलिंग राज्य का मंदिर है ना। और राजा हरिहर ने उसे बनवाया, हरिहर भगवान के लिए उसे बनाया गया था। भुवनेश्वर में ही हाथी गुफा अभिलेख है। भुवनेश्वर से 3 मील पूर्व की ओर जाइएगा तो हाथी गुफा अभिलेख मिलेगा, ठीक है, जो किससे संबंधित है? राजा खारवेल से। और ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। तो ये छोटी सारी जानकारियाँ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करते थे? अकबर के बारे में बात किया जा रहा है, यानी एक फैक्ट तो यहाँ पे सामने निकल के आ गया आपके सामने कि जो अकबर थे वो जैन धर्म को मानते थे। अकबर कौन थे? तो अकबर हुमायूं के पुत्र हैं। हुमायूं कौन है? तो हुमायूं बाबर के पुत्र हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सारी बातें आपको पता होगा। ये दिल्ली डायनेस्टी के साम्राज्य है राजा अकबर। राजा अकबर कौन जैन मुनि को मानते थे? ऑप्शन में देखते हैं, हेमचंद्र, हरिविजय सूरी, वस्तुपाल या भद्रबाहु। आंसर क्या होगा? भद्रबाहु तो आप काट ही दोगे। भद्रबाहु श्वेतांबर और दिगंबर के समय था, मौर्य साम्राज्य के समय, तो ये हट गया। इसका आंसर होगा हरिविजय सूरी। जो हमारे अकबर थे, हरिविजय सूरी को
जगत गुरु की उपाधि दिए थे, जगत के गुरु, ये बात भी याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और चलते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। अब हम आ गए मॉडर्न हिस्ट्री में। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अगर जिक्र करें तो थोड़ी बातें आपको तो पता होगी कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी बातें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब किस अधिवेशन में इसे पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए ना, पहला अधिवेशन जो मुंबई में गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में जो हुआ था, उसके बाद जो लास्ट में जो अधिवेशन हुआ, वो सारे अधिवेशन को आपको याद रखना पड़ेगा कि किस अधिवेशन में क्या हुआ। अब ये अधिवेशन था बम्बई अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था और इसी अधिवेशन में, इसी आंदोलन के समय उन्होंने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा, और इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? अब हम आ गए हैं ज्योग्राफी में। केप ऑफ गुड होप के बारे में बात करें तो एक इमेज हम बना रहे हैं। इमेज के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा, अब ये मत सोचना कि ये इमेज हम बना रहे हैं भारत का, ना, ये इमेज अफ्रीका का है और ये हमारा मेडागास्कर का क्षेत्र है, ठीक है ना, ये मेडागास्कर का क्षेत्र है। केप ऑफ गुड होप की खोज कब की गई थी? तो 1487 ईस्वी में की गई थी। यहाँ से पुर्तगाल से एक चलते हैं, एक व्यक्ति जिनका नाम होता है बार्थोलोमियो डियाज, और यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, मेडागास्कर का क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र, इसी क्षेत्र को कहते थे केप ऑफ गुड होप। बार्थोलोमियो डियाज साहब जो थे, इसका नाम केप ऑफ गुड होप नहीं रखे थे, बल्कि केप ऑफ स्ट्रॉम रखे थे। लेकिन पुर्तगाल के एक राजा थे जॉन द्वितीय, उन्होंने इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप कर दिया। तो केप ऑफ गुड होप की खोज 1487 ईस्वी में की गई थी और इसी के कुछ दिन के बाद 1498 ईस्वी में, 14 मई 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली व्यक्ति भारत आया था, वास्को डी गामा, और कालीकट पहुंचा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ ध्वजारोहण किया था? ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा, आंसर अच्छे से लगाइएगा। 1947 में लाल किले से, 1929 में रावी नदी के तट पर, 1950 में जब हमारा देश प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना था। गणतंत्र मतलब क्या होता है कि हमारा अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950 को। 1935 का अधिनियम के समय। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा रावी नदी के तट पर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले झंडा फहराया था और इसी समय इन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 के दिन हम स्वराज मनाएंगे और तब से 26 जनवरी के दिन ही हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि स्वतंत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो स्वतंत्र दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? राज्यसभा के बारे में बात की जा रही है, तो सबसे पहले आपको तो यही पता होना चाहिए कि राज्यसभा की संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। तो आर्टिकल कितना होगा इसमें? तो आर्टिकल हमारा हो जाएगा कितना? आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है। राज्यसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या वर्तमान में 250 है, जबकि लोकसभा में सदस्य की संख्या 550 है। राज्यसभा की अगर बात करें तो 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित के द्वारा आते हैं, जबकि बिहार से कितने आते हैं? अगर बिहार से बात करें तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं बिहार से? मात्र 16 सदस्य। लोकसभा में कितने हैं बिहार से? तो लोकसभा में 40 सदस्य हैं। यहाँ से 12 सदस्य जो बच रहे हैं, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। आर्टिकल 80 का 2 के तहत राष्ट्रपति कला, संस्कृति, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में कल्याणकारी व्यक्तियों को चुनकर भेजते हैं राज्यसभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 238। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है भारत का प्रधानमंत्री को लेकर? तो इनमें से कौन सी बातें सही है? अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिएगा। थोड़ा लंबा है तो पढ़ लीजिए,
थोड़ा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, या आप स्टॉप कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन? तो पढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करते हैं प्रधानमंत्री। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से चयन कर सकते हैं। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में समिति शक्तियां रखते हैं, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास है। इनमें से सही कौन है? तो देखिए, बात करें अगर राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श, तो परामर्श राष्ट्रपति के साथ वो नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। इसका आंसर सीधे हम बात करें, लंबा नहीं खींचेंगे, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 75 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर देंगे, और राष्ट्रपति इस समय किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। जिसे नियुक्त करना है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिसे बोलेंगे राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है, सुनिए, यहाँ पे दोनों सदन के बारे में बोल रहा है, यानी राज्यसभा और लोकसभा। जहाँ से भी प्रधानमंत्री अपना नेता चुनने के लिए चाहे मंत्रिमंडल में, वहाँ से वो चुन सकते हैं और स्वविवेक से चुन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसके नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला है वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। इनमें से सही उत्तर का चयन करना है, केवल 1, 2, 1, 3 या 2, 3। आराम से सोचिएगा, आंसर लगाइएगा। आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बात की गई है कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष का बात करें तो ये करेंगे पीएम, प्रधानमंत्री, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, और अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर वित्त आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो भाषा की अगर बात करें तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान का बात करें तो मूल संविधान में भाषा की संख्या 14 थी। अगर हम वर्तमान संविधान का बात करें तो वर्तमान में भाषा की संख्या 22 है। भाषा को ऐड करने के लिए संविधान में 3 बार संशोधन हुआ है। पहला संशोधन हुआ था 21वां संशोधन, और 21वां संशोधन कब हुआ? 1967 में, और इसके तहत सिंधी को शामिल किया गया था। दूसरा संविधान संशोधन हुआ था हमारा, दूसरी बार जो संविधान में संशोधन किया गया था वो किया गया था कब? तो ये किया जाएगा हमारा 71 में, और 71वां संशोधन कब हुआ था? 1992, और इसमें 3 भाषा और शामिल की गई थी। एक था हमारा नेपाली, दूसरा था कोंकणी और तीसरा था मराठी। और तीसरी बार संशोधन हुआ था संविधान में भाषा के लिए 52वां संविधान संशोधन 2003, और इस समय संविधान में 4 भाषा और जोड़ी गई थी। एक था हमारा बोडो, दूसरा था डोगरी, तीसरा था मैथिली और चौथा था हमारा संथाली। तो इस तरीके से 14 भाषा पहले और 8 भाषा बाद में, कुल भाषा की संख्या हो गई 22। भाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में बात कहा गया है भाग 17 में। राजभाषा में 20 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 10 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ब्रह्मांड से क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेना, सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, 1000वां भाग, 100वां भाग या आधा। तो द्रव्यमान जो है बृहस्पति का वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है। बृहस्पति सैटेलाइट के मामले में दूसरे नंबर पे है, क्योंकि अभी शनि का सैटेलाइट बृहस्पति से ज़्यादा हो गया है, अभी ऐसा खोजा गया है।
इसके अलावा बृहस्पति का ही एक सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमेड, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है यानी उपग्रह है। इसके अलावा बात करें तो बृहस्पति में स्टार और प्लैनेट दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो ये बातें याद रखिए। और ये आउटर प्लैनेट है यानी बाह्य ग्रह, एक आंतरिक ग्रह होते हैं, एक बाह्य ग्रह होते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैं इसका जिक्र किया था, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वालामुखी से क्वेश्चन आ गया। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, शांत ज्वालामुखी होते हैं और सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे ऊंचा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माउंट कोटोपैक्सी। ये माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में स्थित है। ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें हमेशा राख, आग, धुआं, फव्वारा निकलते रहता है, आग का गोला, इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। भारत में भी 2 ज्वालामुखी हैं, एक नारकोंडम, एक बैरन ज्वालामुखी जो हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है, वही नारकोंडम ज्वालामुखी हमारा सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये सारी बातें ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? अब हम साइंस पे आ गए। ऑप्शन क्या क्या है? तापमान, स्थान, मौसम या उपयुक्त में से सभी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ऐसा ऑप्शन बीपीएससी में, बिहार टीचर में देखने को आपको मिल जाएगा, उपयुक्त में से सभी का। आर्द्रता का बात करें नमी का, तो एक क्वेश्चन आता है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को किस चीज़ से नापा जाता है, किस यंत्र से? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, इसे मापा जाता है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ये आपको पता है। और तापमान, स्थान और मौसम, ये तीनों डिपेंड करता है वायुमंडलीय आर्द्रता। नेक्स्ट, अंधकार बाह्यद्वीप किसे कहा गया है? यानी उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसे अंधकार महाद्वीप कहा गया है। महाद्वीप में क्या क्या है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। बिल्कुल सही, आप लोग मार चुके होंगे अफ्रीका, तो बिल्कुल सही अफ्रीका। अंधकार महाद्वीप इसे क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था कि 7 महाद्वीप में से ऐसे कौन सा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसमें टोटल देश की संख्या कितना है? 44। और यहाँ टोटल देश की संख्या एशिया में कितना है? 52। ठीक है। अंधकार महाद्वीप अफ्रीका को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे खाद्यान्न, जो रॉ मटेरियल होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ विकास काफ़ी धीमी गति से हो रही है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों क्रॉस करती है। अफ्रीका में ही मेरा मिस्र है, नील नदी के देन कहते हैं। हॉर्न ऑफ सील यहाँ कहते हैं, सोमालिया वहीं पे है, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। अगर मिस्र के ऊपर जाइएगा तो स्वेज नहर आपको दिखेगा जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, सब्जियों के छिलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप जानते होंगे तो लगा चुके होंगे आंसर कि सब्जी को हम छीलते हैं। ये 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक तो सब्जियों के छिलने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, और दूसरा सब्जियों को ज़्यादा समय तक भूनने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है। तो दोनों का आंसर होगा विटामिन सी। ना तो आप सब्जी को छीलिए, ना ज़्यादा देर तक फ्राई कीजिए, अदरवाइज विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे अस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, खास करके नींबू कुल के परिवार में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से हमारे रिकेट्स होते हैं, और विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलता है या मछलियों के लीवर से मिलता है। और विटामिन ई ये फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ई के लिए आपको अंकुरित अनाज खाना चाहिए। नेक्स्ट, अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? अलग अलग फैट, प्रोटीन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्रोटीन को कौन पचाता है बताइए? ऑप्शन में क्या होगा? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाल में उपस्थित इमाइलेज या अग्नाशयी नलिका। आंसर क्या होगा? हाँ सही है, पेप्सिन होगा। होता क्या है कि हमारे जो अमाशय होते हैं, अमाशय से एक रस निकलता है जिसे कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि पेप्सिनोज, एक एंजाइम होता है पेप्सिनोज, और पेप्सिनोज को ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये पेप्सिन क्या करता है? हमारे शरीर में प्रोटीन को पचाता है। और HCl ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तनु एसिड है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक तनु एसिड होता है। निर्मल रात, निर्मल मतलब होता है साफ रात। ये साइंस में बहुत बार आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साफ रातें, मेघाच्छादित, मेघाच्छादित मतलब होता है बादल वाली रातें।
बादल वाली रातों की अपेक्षा अत्यधिक ठंडी होती है क्यों? यानी जिस दिन बादल वाली रातें होती है उस दिन गर्मी ज़्यादा लगता है साफ रातों की अपेक्षा, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन में आंसर लगाइएगा। इसका कारण क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका कारण हो जाएगा विकिरण। होता क्या है कि जब आसमान साफ होता है, खास करके रात के समय जब आसमान साफ होता है, तो दिन में जो धरती हमारा जो है, जो सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करती है, तो मौसम साफ रहने के कारण रात में से रिफ्लेक्ट कर देती है आसानी से। लेकिन इसके बीच में जब बादल आ जाते हैं तो ये किरणें नीचे धरातल पे ही रह जाती है, जिससे धरातलीय तापमान बढ़ जाता है और उमस जैसा महसूस होता है। तो इसका कारण होता है विकिरण। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पेरिस्कोप के बारे में जानते होंगे। पेरिस्कोप में 2 दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है और दर्पण कितने एंगल पर होते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों दर्पण 45 डिग्री एंगल पे रखे होते हैं और ये परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट, Rn निम्न में से किसका रासायनिक चिन्ह है? जैसे कैल्शियम का होता है ना Ca, कार्बन का होता है C, ऑक्सीजन का होता है O, नाइट्रोजन का होता है N, फास्फोरस का होता है P, पोटासियम का होता है K। उसी तरीके से Rn पूछा है, किसका होगा? तो अगर हम बात करें रेडियम का, तो रेडियम का Ra होता है। रेडॉन का बात करें तो इसका Rn होता है। रेनियम का बात करें तो इसका RH होता है और रदनियम का बात करें तो इसका Ru होता है। तो आप खुद मिलाकर देख लो कि किसका होता है Rn। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है। अगर आप बिहार स्पेशल अच्छे से पढ़ें तो इसका आंसर पता होगा। और बिहार शरीफ में अगर कोई बच्चा वैसा जो इकोनॉमिकली वीक है पढ़ना चाहता है तो मेरे पास आ जाओ, पूरा का पूरा सिलेबस मैं कवर करवा दूंगा। सोचने वाली बात बिल्कुल नहीं है। पढ़ने में इंटरेस्टेड हो मेरे पास आ जाओ। अब हम देख लो, आंसर लगा लो। लगा चुके होगे। विलियम टेलर साहब थे। विलियम, ये जो 1857 ईस्वी का विद्रोह खास करके पटना में है ना, ये बार बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार की भूमिका का व्याख्या कीजिए। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में एक तो इंपॉर्टेंट हमारे कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे पटना के एक व्यक्ति थे जो किताब बेचते थे, उनका नाम था पीर अली। ये नाम याद रखिएगा। एक मुस्लिम पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, जो 1857 ईस्वी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ये पटना के थे। जब विलियम टेलर को ये पता चलता है कि ये 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोहियों को मदद कर रहे हैं गोला बारूद बम से, तो इनके घर पे छापा मारा जाता है। ढेर सारी विद्रोहियों वाला सामान निकलता है, इनको जब्त कर लिया जाता है, इनके घर को कुर्ती कर लिया जाता है, बेच दिया जाता है और एक फतवा टांग दिया जाता है कि अगर कोई भी इस तरह का हरकत करेगा तो उसके घर ज़मीन को जब्त कर लेंगे और नीलाम कर देंगे और बाद में इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो पीर अली के बारे में याद रखिएगा, ये पटना के 1857 ईस्वी के विद्रोह के सबसे बड़े नेता थे। नेक्स्ट, बिहार में कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित जिला है? सिंचित मतलब जहाँ सिंचाई की प्रचुर मात्रा है। तो मैं बता दूं, ये जिले में लगभग 87% एरिया सिंचित क्षेत्र है, यानी प्रचुर मात्रा में यहाँ पानी उपलब्ध है और यहाँ से सोन नदी गुजरती है। हिंट इतना दे रहा हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अरवल। अरवल जहानाबाद से अलग होकर 2001 में बना हुआ क्षेत्र है। अरवल के पास से ही हमारी सोन नदी निकलती है, ठीक है। तो अरवल क्षेत्र है जो बिहार का सबसे सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट और लास्ट, भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में खोला गया था? तो आपको पता होगा, भारत का सबसे पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य खोला गया था बिहार में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में खोला गया है। तो ये बातें याद रखिएगा। आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से 25 क्वेश्चन लेकर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं, बाय।